हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 10 जो है इंटरनल ट्रेड। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करेंगे इस चैप्टर में और साथ साथ में लेंगे पूरे चैप्टर का ओवरव्यू, जो डिस्कस करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी और साथ में एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या मुझे पढ़ने को मिलेगा इसमें। सबसे पहले इंटरनल ट्रेड का मीनिंग और उसके टाइप्स पढ़ने को मिलेंगे। उसके बाद स्पेसिफाई किया जाएगा होलसेलर, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर का सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद सर्विसेज ऑफ रिटेलर, एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्विस ऑफ रिटेलर। उसका क्लासिफाई करेगा टाइप्स ऑफ रिटेलर, कितने टाइप के रिटेलर होते हैं। उसका स्मॉल एंड लार्ज स्केल रिटेलर, यहाँ पे रिटेलर को ज़्यादा फोर्स किया गया है क्योंकि रिटेलर ही आपसे इंटरेक्ट करते हैं मेनली। ठीक है, इसीलिए रिटेलर 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 कुछ ज़्यादा ही दिख रहा होगा आपको। इसके बाद आता है लास्टली रोल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन द प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है वही अपना इंट्रोडक्शन, आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। उसके बाद आता है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड में ट्रेड का मतलब होता है बेचना खरीदना। इंटरनल मतलब विद इन द बाउंड्री। इसको मिला देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि विद इन द बाउंड्री जो हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल ट्रेड। अब बाउंड्री किस क्या चीज़ का बाउंड्री? हमारा नेशन का बाउंड्री, यानी कि विद इन इंडिया जो भी बाइंग सेलिंग होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल ट्रेड। अब इसके बाद देखते, बस मीनिंग मैं बताया, बाकी आपको पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है। एक बार रीड करना और क्या, डेफिनेशन याद करना, रीड करना है। अब यहाँ पे लिखा है कि इंटरनल ट्रेड क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, होलसेल एंड रिटेल। ठीक है, दो ब्रॉड कैटेगरी में ट्रेड को बांटा गया है, एक होलसेल और एक रिटेल। ठीक है, अब होलसेल ट्रेड क्या होता है? होलसेल ट्रेड यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन, छोटा सा, मतलब डेफिनेशन सब सारा अलग से कॉपी में लिख लो या नोट्स में आते समय, आपको बहुत मदद होगा। ठीक है, होलसेल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और इमीडिएट यूज़। ठीक है, बस इतने ही याद करना है। होलसेल ट्रेड कोई पूछे तो बता देना ये कि लार्ज क्वांटिटी में बाइंग सेलिंग होता है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। ठीक है, इसके बाद आते हैं नीचे, पढ़ना तो आपको पूरा, मैं ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब सर्विसेज ऑफ होलसेलर, होलसेलर के क्या क्या सर्विसेज हैं। अब होलसेल सिर्फ होलसेल वाला काम तो नहीं करता, बहुत सारे सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, किसी किसको, मैन्युफैक्चरर्स को, रिटेलर्स को। अब क्या क्या सर्विसेज देता है ये हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होलसेलर और रिटेलर, ठीक है, होलसेलर और रिटेलर में इसके क्या क्या सर्विस होते हैं। होलसेलर क्या सर्विस देता है मैन्युफैक्चरर को, ये तो हम सोच सकते हैं। ठीक है, होलसेलर क्या सर्विस देता है रिटेलर को, ये भी हम सोच सकते हैं। तो फिर पॉइंट दिया क्यों है? पॉइंट इसलिए दिया क्योंकि ये पॉइंट आप एग्जाम में लिखिएगा तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, और अपने से भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई रिजिडिटी नहीं है कि आपको यही पॉइंट लिखना है। ठीक है, तो आप खुद सोचो, खुद पॉइंट बनाओ, ये पढ़ो, इससे रिलेट करो अपना पॉइंट को, अगर उस पॉइंट सही है तो उसको एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर को क्या क्या सर्विसेज देता है ब्रीफ में देखेंगे। लार्ज स्केल प्रोडक्शन में फैसिलिटेट करता है, इसका मतलब क्या है कि मैन्युफैक्चरर्स को होलसेलर बताता है कि आपका प्रोडक्ट का कंजम्पशन का क्या हिसाब है, कितना कंज्यूम होने वाला है फ्यूचर में, डिमांड क्या हिसाब से डिमांड बढ़ रहा है, उसके हिसाब से वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन में अपना काम कर सकता है। यानी कि अगर लार्ज स्केल डिमांड बढ़ेगा तो वैसा बात है, होलसेलर ज़्यादा ऑर्डर देगा मैन्युफैक्चरर को, उसको उस हिसाब से बताया जाएगा, तो उस हिसाब से वो अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएगा। उसका बियरिंग रिस्क। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि होलसेल मर्चेंट जो है वो अपना रिस्क पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर को बोलता है कि हम अपने रिस्क पे सामान मंगाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े लॉट्स में ख़रीदते हैं और वेयर हाउस में रखते हैं। ठीक है, तो सारा रिस्क जो ट्रांसफ़र हो जाता है किसी मैन्युफैक्चरर से होलसेलर पे। ठीक है, तो इस हिसाब से रिस्क भी बेयर करता है। इसको पूरा रीड करो, आपको समझ में आ जाएगा, मैं ब्रीफ बता दिया। थर्ड है फाइनेंशियल असिस्टेंट। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स को होलसेलर पैसा से भी मदद करते हैं कि कुछ पैसा ले लो प्रोडक्शन के लिए, अगर प्रोडक्शन रुक गया एडवांस दे देते हैं, कैश पेमेंट कर देते हैं, या उधार कम लेते हैं। इस हिसाब से फाइनेंशियल मॉनिटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनिटरी भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं यहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइस।
वही डिमांड सप्लाई के बारे में एडवर्टीजमेंट मतलब एडवाइस देते हैं कि हाँ डिमांड बढ़ रहा है कि घट रहा है, उस हिसाब से आपको प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए, कंज्यूमर का क्या टेस्ट चल रहा है मार्केट में, इस प्रोडक्ट का डिमांड होने वाला है कि नहीं होने वाला है, डिमांड गिरने वाला है कि बढ़ने वाला है, ये सारा चीज़ का डिटेल दिया जाता है। अब मार्केटिंग फंक्शन में भी मदद करते हैं, ठीक है, जैसे एडवर्टीजमेंट को लगाना। बहुत सारे होलसेलर रहते हैं जो खुद का पैसा लगा के बहुत सारे प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करते हैं, मैन्युफैक्चर नहीं करके होलसेलर करते हैं। ये बात है कि मार्जिन ज़्यादा रखते होंगे फिर उस केस में। उसका कंटिन्यूटी फैसिलिटेट करता है, ठीक है। उसका स्टोरेज का भी ख्याल रखता है कि मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस तो कर दिया, हो सकता है बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो अपना प्रोडक्शन अच्छा खासा करते हैं लेकिन रखने का जगह नहीं है उसके पास, ठीक है। तो ये सारा चीज़ का प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर देता है? होलसेलर, ठीक है। वो बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हमारा वेयर हाउस है, हमारा गोडाउन है, आप सामान दीजिए हम रखेंगे, ठीक है, यहाँ से बेचेंगे। हो सकता है कि इस केस में आपका तुरंत आपको पैसा ना मिले, मैन्युफैक्चरर को तुरंत पैसा ना मिले, ये पार्ट बाई पार्ट मिलता है, क्योंकि ये इसका मदद कर रहा है तो वो भी तो उसका मदद कर सकता है ना, तुरंत पैसा ना लेके। इसका रिटेलर को क्या क्या सर्विस देता है, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा मुझे ऐसा लग रहा है। रिटेलर को क्या क्या सर्विस देता है जल्दी जल्दी देखते हैं। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, इंश्योर करता है कौन? होलसेलर की गुड्स अवेलेबल हो जाए। मार्केटिंग का सपोर्ट करता है, उसको मदद करता है मार्केटिंग का भी। उसका ग्रांट ऑफ क्रेडिट ग्रांट करता है कि उधार में ले लो। होलसेलर जो उधार में भी रिटेलर को देता है कि चलो बिक जाएगा तो फिर रख लेना, पैसा दे देना, नहीं तो फिर सामान वापस कर देना। स्पेशलाइज्ड नॉलेज देता है मार्केट का, ठीक है। उसका यूजेस का, क्वालिटी का, प्राइस का, सारा चीज़ का स्पेशलाइज्ड नॉलेज देता है। हो सकता है कि अब जैसे होलसेलर है बहुत सारे अपने बंदे अपॉइंट कर देते हैं कि हाँ जाओ इस शॉप में जाओ, ये बता दो उसको, ये डिटेल दे दो उसको, स्पेशलाइज्ड नॉलेज दे दो, इस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे दो। उससे क्या होगा कि उसको बेचने में मदद होगा। रिटेलर तो डायरेक्ट एंड कंज्यूमर से डील करते हैं ना। उसके बाद आता है रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग में क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें खराबी आता है, ठीक है। जैसे कि रिटेलर को सामान बेच दिए, कपड़ा का लॉट बेचे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पीसेज होते हैं जिसमें डिफेक्ट हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है या फिर ट्रांजिट में डिफेक्ट हो जाता है। इस केस में रिटेलर तो अपने आप पे रिस्क नहीं लेता है, वो तो सीधा होलसेलर को वापस कर देता है। तो ये सारा जितना लॉस का बर्डन है सारा किस पे जाता है? होलसेलर पे। तो ये सारे चीज़ ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं होलसेलर एक रिटेलर को। इसके बाद देखते हैं रिटेल ट्रेड क्या होता है, जिससे आप रोज़ सामान खरीदते हैं, उसी को हम लोग रिटेल ट्रेड कहते हैं, ठीक है। रिटेल ट्रेड इज ए बिजनेस एंटरप्राइज दैट इज इंगेज इन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। इतना डेफिनेशन आपको याद रखना है, ठीक है। रिटेल ट्रेड का डेफिनेशन हो गया, इंपॉर्टेंट बताना भूल गया मैं। मैन्युफैक्चरर का आपका होलसेलर का जो भी सर्विसेज है वो आपका इम्पॉर्टेंट में आता है, भूलना मत, ठीक है, होलसेलर का। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं सर्विसेज टू द रिटेलर सर्विसेज ऑफ रिटेलर, सर्विसेज टू द होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर, ठीक है। क्या सर्विसेज देते हैं होलसेलर को और मैन्युफैक्चरर को, दोनों को एक साथ लिखा गया यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, बहुत इजी है ये चैप्टर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्रोड्यूस करेगा, वो रखेगा, और उसका डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? रिटेलर। पर्सनल सेलिंग, इंडिविजुअली जा के भी सेल करते हैं। उसके बाद है रिटेल सर्विसेज। रिटेल सर्विसेज में क्या होता है कि आप होलसेलर और मैन्युफैक्चरर अपने जो कोर एक्टिविटीज़ है उसमें फोकस कर सकते हैं। रिटेलर जो है सारा बर्डन ले लेता है बेचने का, जो छुस्मा वो तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करता है, लार्ज स्केल में बेचता है। होलसेलर मैन्युफैक्चरर को बेचता है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, ठीक है। अब जो छोटे छोटे चंक्स में जो सारा प्रोडक्ट को बेचना है वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? आपका रिटेलर लेता है, ठीक है। कलेक्टिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, मार्केट में क्या डिमांड चल रहा है, किस प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट रिटेलर के स्टोर से ज़्यादा बिक रहा है, ये सारा चीज़ का डिटेल कौन रखता है? वो खुद। इसका हेल्प इन प्रमोशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद आता है सर्विसेज टू कंज्यूमर। कंज्यूमर को क्या सर्विस देता है? सबसे पहला सर्विस आप एज्यूम कर सकते हो, सर्विसेज को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट के बारे सारा, यानी कि नॉलेज शेयर करता है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। इसका रेगुलर एबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत ईजी है। प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज़, उधार का फैसिलिटी देता है हमें जो जिसको चाहिए होता है। कन्वीनियंस इन बाइंग, उसका वाइड सिलेक्शन, ठीक है। वाइड सिलेक्शन मतलब क्या होगा कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट से आपको ऑप्शंस प्रोवाइड किया जाता है कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, ठीक है। कितने टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड होते हैं? बहुत ईजी है, इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद आता है ये
यहाँ पे रिटेलर का मुझे उतना खास इंपॉर्टेंट, लेकिन रिटेलर टू कंज्यूमर जो सर्विस प्रोवाइड करता है, रिटेलर जो कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करता है, ये एक तरह से ईजी है। ईजी है, आपको इम्पॉर्टेंट की क्राइटेरिया में नहीं रखना चाहिए। रिटेलर टू मैन्युफैक्चरर जो है, ठीक है, रिटेलर जो मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्ट देता है, क्योंकि मिडिल मैन तो आपको होलसेलर है, लेकिन रिटेलर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले जो टॉपिक मैंने बताया। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ रिटेलर्स में। एक आता है इटिनेरेंट रिटेलर, इसके बाद आता है फिक्स्ड शॉप रिटेलर। अब फर्स्ट वाला जो इटिनेरेंट रिटेलर है, ये होता है जो चल चल के घूम घूम के सामान बेचता है, हॉकर्स, पेडलर्स, ये सारी चीज़। और फिक्स शॉप रिटेलर्स, जिसमें जो शॉप आप लोग के मार्केट में रहता है, जहाँ पे हम लोग जाते हैं सामान लेने के लिए। अब इटिनेरेंट रिटेलर्स, ये आपसे डायरेक्ट पूछ देगा क्वेश्चन एग्ज़ाम में, तो पहली बार तो 2 मिनट लगेगा सोचने में कि है क्या एक्चुअल में, तो इसे पढ़ लेना, भूलना मत, छोड़ना मत, क्योंकि वर्ड थोड़ा सा अजीब है, हो सकता है पहली बार सुनोगे। इसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है अब देख लेना, बहुत ईजी है, ये तो खुद से भी देख सकते हो यार। इसके बाद है टाइप्स ऑफ इटिनेरेंट रिटेलर्स में सबसे पहला आता है पेडलर्स एंड हॉकर्स। ठीक है, पेडलर्स एंड हॉकर्स के बारे में पढ़ लेना। मार्केट ट्रेडर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स, ठीक है, जो स्ट्रीट में सामान बेचते हैं ठेला लगा के। चीप जैक्स, ठीक है। पेडलर्स एंड हॉकर्स जो साइकिल, रिक्शा, इस सब में सामान बेचते हैं। स्ट्रीट ट्रेडर्स जो आप ठेला वाला बोल सकते हैं, ईटेबल, स्टेशनरी आइटम्स, गारमेंट्स। होता है ऐसा बहुत सारा रेलवे स्टेशन के साइड में, रोड के साइड में जो ठेला लगा के सामान बेचते हैं वो। ठीक है। चीप जैक्स, यहाँ पे पूछ सकता है चीप जैक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको भूलना मत। ये तो इटिनेरेंट रिटेलर तो पक्का याद कर लेना। फिक्स शॉप में बहुत सारे इजी भी चीज़ मिलेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा है क्या है कि बस टाइप से 4-5 टाइप से आपको याद करना है। इसके बाद आते हैं फिक्स शॉप रिटेलर्स। ठीक है, फिक्स शॉप रिटेलर्स क्या क्या होते हैं? जो जनरल स्टोर्स होते हैं हमारे घर के बगल में, उसी को कहते हैं फिक्स। अब टाइप्स ऑफ फिक्स शॉप रिटेलर्स, फिक्स शॉप रिटेलर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ना है। 2 मिनट भी ज़्यादा, 2 मिनट लगेगा बस याद करने में, 2 मिनट। सबसे पहले टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले टाइप्स में आता है स्मॉल शॉप कीपर्स, उसका आता है लार्ज रिटेलर्स। ठीक है, अब सबसे पहले स्मॉल रिटेलर्स के बारे में जानते हैं। जनरल स्टोर जो आपके घर के पास है, जहाँ पे हम लोग सामान लेने के लिए जाते हैं। ठीक है, डे टू डे नेसेसरी आइटम। स्पेशलिटी शॉप्स, स्पेशलिटी शॉप्स में क्या होता है कि आपका पर्टिकुलर चीज़ में वो डील करता है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में ना डील करके वो स्पेशल चीज़ में। हो सकता है उसमें बहुत सारे ब्रांड्स का सामान रखा हो, लेकिन जैसे स्टेशनरी आइटम हो गया या बुक्स एंड कॉपीज़ का काम हो गया, तो हो गया स्पेशलिटी स्टोर। जनरल स्टोर नहीं है, वहाँ पे सिर्फ आपको बुक, कॉपीज़, पेन, यही सब मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट है स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। ठीक है, उसके आते हैं सिंगल लाइन स्टोर्स। सिंगल लाइन स्टोर में वही एक ही प्रोडक्ट या मिनिमम प्रोडक्ट में डील करते हैं, या तो वॉचेज़ में, या तो शूज़ में, या तो टेक्सटाइल्स में, या तो स्टेशनरी में, वही सारी चीज़ लिखे गए हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सेकेंड हैंड गुड शॉप। ये तो पता ही है यार, OLX अपना। सेकेंड हैंड गुड शॉप आपको मिलेंगे नहीं मार्केट में, बहुत कम मिलेंगे। फिर भी बहुत सारे दुकान क्या कहते हैं, लैपटॉप और फ़ोन्स का ज़्यादा डिमांड है, होता है इस केस में। उसके आते हैं फिक्स्ड शॉप लार्ज स्टोर्स। ठीक है, इसमें डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होते हैं? ठीक है, वैसा स्टोर जिसमें नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स है, यानी कि एक डिपार्टमेंट नहीं है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। लाइक क्लोथिंग भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स भी है, स्टेशनरी आइटम्स भी है। ठीक है, फूड मटेरियल भी है, सारा चीज़ है इसमें। इसमें कुछ ये दिए गए हैं फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे, ये आपको पढ़ना है, रीड करना है स्पेशली। ठीक है, अब एडवांटेज डिसएडवांटेज में तो कुछ करना ही नहीं है, बहुत इजी है। बोलो कैसे? देखो, एडवांटेज का क्या हिसाब है, डिपार्टमेंटल स्टोर का कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करता है, तो हमको ये मिलता है राइट ऑफ चॉइस, कि हम कितना भी चीज़ चॉइस कर सकते हैं आराम से। ठीक है, बहुत सारे सर्विसेज देते हैं, वो खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हाँ मेरा आप यहाँ से ये ले जाते हैं सामान, तो आपको यहाँ एक्सटेंडेड वारंटी देता है, 1 साल ब्रांड की तरफ से और 1 साल मेरे की तरफ से। उसका लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर अट्रैक्ट करता है बहुत ईजिली। ठीक है, इकोनॉमी, लार्ज स्केल ऑपरेशन, जिसकी वजह से आपको लो कॉस्ट में सामान मिल जाता है। ये सब एडवांटेजेस हैं, आपके बेनिफिट के लिए बता रहे हैं। ये तो यहाँ पे बेनिफिट आपको बहुत सारा चीज़ दिया गया है, यहाँ पे बिजनेस पर्सपेक्टिव से बेनिफिट दिया गया, मैं आपको अपने पर्सपेक्टिव से बेनिफिट बता रहा हूँ। इसके बाद आते हैं प्रमोशन ऑफ सेल्स को प्रमोट करता है बहुत सारा डिपार्टमेंटल स्टोर। आप एक सामान खरीदने जाओ, 2 सामान खरीद लेते हो। इसके बाद आते हैं लिमिटेशंस।
लैक ऑफ पर्सनल टेंशन, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये सारे इसके लिमिटेशंस है। पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, इनकन्वीनियंस, लोकेशन, ठीक है। इसके बाद आते हैं चैन एंड मल्टीपल स्टोर्स। सेकंड है मल्टीपल स्टोर्स, मतलब कि हो सकता है वो एक ही ब्रांड में काम कर रहा हो, ठीक है, हो सकता है वो मल्टीपल ब्रांड में काम कर रहा हो सकता है वो एक ही प्रोडक्ट लाइन में काम कर रहा हो, हैविंग मल्टीपल ब्रांड्स, हो सकता है वो बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन में काम कर रहा हो, हैविंग मल्टीपल ब्रांड, इतने सारे इसके परम्यूटेशन कम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है। मल्टीपल शॉप्स के कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए गए हैं, ये आपको एक बार रीड करना है, कुछ और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे जो लार्ज स्केल्स है, ठीक है, लार्ज स्केल्स में आपको बताते हैं यहाँ पे ये लार्ज शॉप जो आपके लार्ज स्टोर्स है, ठीक है, लार्ज स्टोर्स ये इंपॉर्टेंट में आते हैं, छोड़ना मत, ठीक है। और स्मॉल है, स्मॉल में कुछ चीज़ आपके इंपॉर्टेंट में आते हैं, ऐसे सच मुझे नहीं लगता स्मॉल में कुछ जनरल स्टोर के बारे में आपको लिखना है, और ये स्ट्रीट होल्डर्स, आपके सेकंड हैंड गुड शॉप, ठीक है। यहाँ पे मेनली प्रॉब्लम होता है लार्ज में, चेन ऑफ मल्टीपल स्टोर्स, चैन स्टोर्स ऑफ मल्टीपल शॉप्स के चैन स्टोर, इसके भी कुछ बेनिफिट, लिमिटेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज दिए गए, ये मैं नहीं बताने वाला। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर एंड मल्टीपल शॉप्स, ये याद कर लेना, भूलना मत गलती से भी। लोकेशन, प्राइसिंग, क्रेडिट फैसिलिटी, क्लास ऑफ कस्टमर्स, सारे अलग अलग होते हैं, अलग अलग हिसाब के होते हैं। मील ऑर्डर हाउसेस, ये मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता। इसके बाद आते हैं यहाँ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स, ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हमने इसको मिडिल में रखेंगे, मिडिल में, बीच में, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं होते मार्केट में ज़्यादा, इसीलिए मैं नहीं बोल सकता ऐसे कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ना आपको ज़रूर है, क्योंकि कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर एक पुराना चीज़ है, जो क्या करते हैं कि हम कंज्यूमर मिल के आपस में एक स्टोर खोल लेते हैं, जहाँ पे मिडिल मैन जो है उसको अवॉइड करने के लिए, ताकि हमारा जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाए, ठीक है। इसके बाद आते हैं इसके एडवांटेज, लिमिटेशन लिखे गए हैं, और कुछ नहीं। सुपरमार्केट्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम लोग ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी हैं बहुत सारे, ये आपको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। वेंडिंग मशीन्स अभी ट्रेंडिंग चल रहे हैं, तो वही आप कॉइन डालो, आपको कोल्ड ड्रिंक मिलेगा या फिर चीज़ मिलेगा, जो भी पैकेट्स के शॉप होंगे वो सारे, उसमें पैकेट्स के प्रोडक्ट होंगे वो सारे चीज़ मिलेंगे इसमें, इसको पढ़ना भूलना। हाँ यहाँ पे आपका ये भी इम्पॉर्टेंट आता है वेंडिंग मशीन्स, क्योंकि ये अभी आने वाला है फ्यूचर में, ठीक है, तो आपको वेंडिंग मशीन के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है, सबसे पहले भूलना मत, इसलिए वेंडिंग मशीन हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। इसके बाद आते हैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चेंबर ऑफ कॉमर्स का रोल क्या है। तो ब्रीफ में अगर बात करें तो मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में मदद करता है, जो भी डिफिकल्टीज आता है इसको रिमूव करता है। ऑक्ट्रॉय एंड लोकल लेवीज में कितना चार्ज होना चाहिए, क्या हिसाब से, लिमिट क्या है, म्यूनसिपैलिटीज़ का, सारा स्टेट का, ये सारा चीज़ का नज़र रखता है, कहीं ज़्यादा तो नहीं लग रहा, कहीं कम तो नहीं लग रहा। सोर्सेस ऑफ क्या है, स्मूथ फंक्शनिंग ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। इसका हार्मोनाइजेशन ऑफ सेल्स स्ट्रक्चर एंड वैल्यू एडेड टैक्स, सारा को कन्वीनियंसी की ओर ले जाता है। उसके बाद आता है मार्केटिंग, आर्गो प्रोडक्ट्स एंड, ये आर्गो प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट है उसको मार्केट करता है। वेट मेजरमेंट, प्रिवेंशन ऑफ डुप्लीकेशन, ब्रांड एक्साइज ड्यूटी, प्रमोटिंग साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, लिबरल लेजिस्लेशन, सारा चीज़ें मदद करता है। तो बस यही चैप्टर में इतना ही था, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, भूलना मत, याद करना, ठीक है। तो बस भाई इस चैप्टर में इतना ही था, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर में, होप आपको समझ आया होगा। और ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बताने में, वन बाय वन मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताना था, जो मैंने बता दिया, ओवरव्यू दे दिया। आप इस चैप्टर से फैमिलियर हो गए होंगे। अब आप जब इसे पढ़ने बैठेंगे तो आपको कुछ बातें याद आएगी जो मैंने भी बताई है, और आप जो खुद पढ़ोगे अच्छे से दिमाग में बैठेगा। नोट्स बनाते हुए पढ़ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग योर रीड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।